डॉक्टर अभिषेक सिंह जी, मंच पर आसीन डॉक्टर आलोक कुमार राय जी एवं डॉक्टर नीरज पाठक, मीडिया के कर्मयोगी, विद्यालय के शिक्षकगण और इस सभा के सभी सम्मानित सदस्यगण, मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि कई वर्षों के बाद आज मुझे इस विश्वविद्यालय में, इस महाविद्यालय में इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए सिर्फ हर्ष की ही बात नहीं, बड़े गौरव की बात है, क्योंकि इस महाविद्यालय का नाम लोक बंधु राजनारायण जी के नाम से जुड़ा है, जिनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, बहुत बड़ा योगदान रहा है विधि के क्षेत्र में। जब निदेशक महोदय मुझसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि इस महाविद्यालय की 18वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई, क्योंकि 18 वर्ष का समय एक लंबा समय होता है और हम लोगों को ये पता नहीं चलता कि इसकी नींव को खड़ी करने में, इसकी एक एक ईंट को जोड़ने में कितनी मेहनत लगी होगी, कितना पुरुषार्थ लगा होगा, कितना समय लगा होगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ ये निदेशक महोदय इस कार्य को करते रहे और 18 वर्ष में आज यह लोक बंधु राजनारायण विधि महाविद्यालय एक अपना स्थान बना लिया है। यह सिर्फ मेरे लिए ही हर्ष और गौरव की बात नहीं, आप सभी के लिए भी एक बहुत बड़े अवसर की यह बात है, क्योंकि आपको एक अवसर दिया है। मैं जब यह कहता हूँ कि इस महाविद्यालय को खड़ा करने में कितना परिश्रम लगा होगा, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, जो शायद यहाँ पर बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। ये बात सिर्फ मेरे और निदेशक महोदय जी के बीच की। जब वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने स्नातकोत्तर की परीक्षा पास की, उसके बाद ये मुझसे मिलने आए और मुझसे कहा कि मैं विदेश में जाना चाहता हूँ अध्ययन करने। मैं थोड़ा सा और मेरी आप सहायता करें। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। हमने कहा कि जब विधि की पढ़ाई सब कुछ अपने देश में ही है, तो विदेश में जाने की क्या आवश्यकता, आप अपने ही समाज में योगदान करें। लेकिन इनके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि मुझे विदेश जाना है, विधि में और उच्च अध्ययन करना है। लेकिन कुछ वर्षों के बाद मुझे पता चला, जब ये मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैंने लोक बंधु राजनारायण विधि महाविद्यालय को स्थापित किया है और मैं इस कार्य में अनुलग्न हूँ, मुझे वास्तव में बहुत प्रसन्नता हुई कि जो व्यक्ति स्वप्न देख रहा था विदेश में जाकर के विधि का अध्ययन करने के लिए, अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया इस महाविद्यालय को। आपके इसके साथ ही साथ जब मुझसे कहा गया कि इस अवसर पर मैं आपको संबोधित करूं, तो मेरे सामने सबसे पहले यही प्रश्न था कि मैं किस विषय पर बोलूं, आपको किस विषय में पर संबोधित करूं। ये मेरे लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन हमने सोचा कि इस अवसर का उपयोग करते हुए मैं यह बतलाने की कोशिश करूं कि विधि का अध्ययन हमारे लिए क्यों जरूरी है, हम क्यों विधि के छात्र हुए हैं, हमारे परिवार के लोग हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, हमको अपने समाज में क्या बनना है। सिर्फ हम अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर रहे कि किसी परिवार में पैदा हुए, हमने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की, कॉलेज में चले गए, कॉलेज में अध्ययन किया, अब लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। ये तो सब कोई करते हैं, कोई मेडिकल की पढ़ाई करता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, सोशल साइंस पढ़ता है, आर्ट्स पढ़ता है। ऐसी नई बात क्या है जो विधि का हमें अध्ययन करना चाहिए। हमें इस चीज़ को समझना होगा कि विधि का अध्ययन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बात को शुरू करते समय मैं एक अपनी भावना को व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस स्थापना दिवस को 18 वर्ष तक आगे मनाया गया, आगे भी मनाया जाएगा, लेकिन इसमें एक कड़ी और जोड़ी जाए अब आने वाले समय में कि राजनारायण वर्ष बनाम श्रीमती इंदिरा गांधी का जो वाद है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उस पर विचार विमर्श। उसमें हम तो लोक बंधु राजनारायण जी के जीवन के बारे में जानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विधि के किन किन मुद्दों को उस पर उठाया है,
उस पर गहन गहन चिंतन होना चाहिए, उस पर विचार विमर्श होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे छात्र हैं, हमारे शिक्षक हैं, उन चीज़ों को गहराई से समझ सकें। क्योंकि सिर्फ इतना बताना कि वह निर्णय हुआ और उसमें बड़ा योगदान हुआ, सिर्फ उतना ही योगदान नहीं, उससे विधि कितनी विकसित हुई, समाज को क्या निर्देश मिला, और आपातकाल के पूर्व जो भारत की स्थिति थी और आपातकाल के बाद जो राजनारायण जी के इस योगदान से एक दिशा निर्देश मिला, एक परिवर्तन हुआ, एक आंधी आई इस देश में, उस चीज को, उस मर्म को समझने की आवश्यकता है। और यह हम सभी छात्रों का कर्तव्य है कि हम उस चीज को गहराई से जानें, हमारे जो शिक्षक हैं उन चीजों को बताएं। अगर हम नहीं बता सकते तो कम से कम अब स्थापना दिवस के अवसर पर अब इस एक कड़ी को जोड़ करके उस पर भी सभी लोगों को इसके विषय में बताया जाए, तो शायद यह कार्य और बेहतर होगा, और शायद यह कार्य लोक बंधु राजनारायण विधि महाविद्यालय के अतिरिक्त और कोई विधि महाविद्यालय नहीं कर सकता। यह बहुत बड़ी चुनौती है इस विधि महाविद्यालय को इसके लिए समझने की। दूसरी बात, अब आइए हम छात्रों के लिए विधि का अध्ययन क्यों जरूरी है। विधि का पढ़ने से फायदा, 3 साल के बाद एक डिग्री मिल जाएगी। इस डिग्री को हाथ में लेकर हम क्या करेंगे? क्या हमारी पहचान अन्य प्रकार के विद्यार्थियों की तरह होनी चाहिए, या हमारी पहचान अन्य विषय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से अलग होनी चाहिए? हमको समझना होगा कि हम विधि के विद्यार्थी हैं, हम आर्ट्स, सोशल साइंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और किसी अन्य विषय के विद्यार्थी नहीं। आखिर क्या खास बात है विधि के विद्यार्थी होने का? क्योंकि यह जो विधि है, यह एक ऐसा विषय है जो समस्याओं से जूझना बतलाता है। समस्याओं से जूझना, एक छोटा सा उदाहरण, मैं बहुत बड़ा व्याख्यान इस पर नहीं देना चाहता, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि जब आप में से कोई भी व्यक्ति विधि का अधिवक्ता होगा, वकील होगा, तो आप चाहे आपके पास कौन लोग आएंगे? आपके पास समाज का कोई भी वर्ग होगा, कोई गरीब होगा, कोई अमीर भी होगा, हर तरह के व्यक्ति आएंगे, और हर व्यक्ति इसीलिए आएगा कि उसकी एक समस्या है, वह उसका समाधान स्वयं नहीं कर सकता, उनके परिवार वाले लोग नहीं कर सकते, आप उनकी मदद कीजिए। वो इस मदद के लिए आपके पास जो मदद की गुहार लेकर के आते हैं, क्योंकि आपके पास एक विशेष दिमाग है। वो विशेष दिमाग है क्योंकि आपने विधि का अध्ययन किया है, विधि के बारे में जानकारी की है। विधि जो पढ़ाई जाती है, हमने उसको पढ़ा, लेकिन उसको समझकर पढ़ने की जरूरत है। हम कहेंगे हर विषय को समझकर पढ़ने की जरूरत होती है, लेकिन मेरा उससे लगाव कैसे होगा, मेरा उस विधि के विषय में जुड़ाव कैसे होगा? इसके लिए एक ही मंत्र है, क्योंकि वह मंत्र ये है कि विधि व्यक्ति के संबंध से जुड़ी होती है, व्यक्ति और समाज के संबंध से जुड़ी होती है, व्यक्ति और राष्ट्र के संबंध से जुड़ी होती है। जैसे पिता और पुत्र का संबंध, अगर परिवार में संपत्ति है तो संपत्ति से जुड़ी हुई है समस्याएं। बहुत सारे परिवार में संपत्ति की समस्याएं होती हैं, पुत्र बाप और बेटे के बीच समस्याएं होती हैं, भाई के बीच समस्याएं होती हैं, पति जाइए, वही कहीं न कहीं समाज में समस्या है, और तमाम समस्याओं का समाधान कौन करेगा? क्या हम इन तमाम समस्याओं के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, इंजीनियर के पास जाएंगे, मैनेजमेंट के व्यक्ति के पास जाएंगे? नहीं, हम विधि के व्यक्ति के पास जाएंगे। और विधि का जो ज्ञान हमको मिल रहा है, जो विधि महाविद्यालय इस ज्ञान को हमको दे रहा है, इसको हम गंभीरता से लें। और सबसे बड़ा एक तो चीज़ है कि अगर हमारे परिवार में कोई समस्या है तो उस समस्या को केंद्रित करके हम विधि को पढ़ें। हमारे जो शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं उनसे हम कहें कि ये हमारे परिवार की समस्या है, इनका हम समाधान कैसे करें? हमारे गांव की समस्या है, हमारे शहर की समस्या है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं और सोचते हैं कि हमको इससे क्या मतलब। आज शहर में गड्ढे हैं तो हैं, उन गड्ढों को हम पार करते हैं, लेकिन क्या सारा काम राज्य ही करेगा? राज्य है, चाहे वह जिला अधिकारी है, कमिश्नर है, कोई है, किसी तक वो बात पहुंचाने की जरूरत है, कहीं ना कहीं खड़े होने की जरूरत है, उनको जागृत करने की जरूरत है
क्योंकि हमको ये समझना होगा कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज के प्रति भी मेरा एक कर्तव्य है और हमारा योगदान होना चाहिए। विधि की जब डिग्री हमारे हाथ में मिलेगी 3 साल के बाद, हम उसका उपयोग कैसे करेंगे, हम समाज को क्या योगदान देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं कि हम किसी विषय को पढ़ लिया और हमारे हाथ में कोई डिग्री मिल गई और मेरा काम समाप्त, मेरा दायित्व और बढ़ जाता है। आप सभी जानते होंगे, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में हर देश में जो बड़े बड़े लोग हुए हैं उनको विधि का ज्ञान था। उन्होंने अपने देश की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं को समाधान करने की कोशिश की। अगर अपने देश में ही कोई समस्या होती, अगर हमारे देश के संबंध अगर चीन से बिगड़ रहे हैं, अगर पाकिस्तान से खराब है, अफगानिस्तान की समस्या है, तो इस सोचने की कोशिश नहीं की। हम तो सोचते हैं कि हम लॉ कॉलेज जा रहे हैं, यहाँ हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाया जाएगा, संविदा विधि पढ़ाई जाएगी, अपकृत्य विधि पढ़ाया जाएगा, संपत्ति अंतरण अधिनियम पढ़ाया जाएगा और शायद हमारे विधि की जानकारी अपने आप में कमजोर हो। तो विधि का अध्ययन एक चुनौतीपूर्ण अध्ययन है। यह आपको अन्य व्यक्तियों से अलग बनाता है। और जिस दिन, क्योंकि मैं भी जब लॉ कॉलेज में जब मैं विद्यार्थियों से पूछता था कि आप विधि का अध्ययन करने क्यों आए, तो कुछ तरह की जवाब मिलते थे। वो ये, माता पिता चाहते हैं कि लॉ पढ़ लो। दूसरा जवाब आता था कि हमारे चाचा एडवोकेट हैं, मैं उन्हीं के साथ वकील बनूंगा। और तीसरा कि कहीं एडमिशन नहीं हुआ तो सोचा कि लॉ में एडमिशन ले लूं। ये तीसरा जवाब है। ये तीनों जवाब ठीक नहीं है। माता पिता के कहने से आप अपना व्यवसाय चुनेंगे। आपको सोचना चाहिए कि जब हम स्कूल से पढ़कर बाहर निकले हैं और हमने विधि का अध्ययन किया है, तो विधि के महत्व को समझें। हम अपने को अन्य व्यक्तियों से अलग बनाने की कोशिश करें, क्योंकि समाज में सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी छवि क्या है और हमारी छवि कैसी है। एक तो दूसरा व्यक्ति जो हमको देखकर हमारी छवि के विषय में सोचता है। आपको भी, आप जिस व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, आपको ये भी समझना चाहिए कि मैं जिस व्यक्तियों के संपर्क में जा रहा हूँ, वो हमको देखकर, हमसे बातचीत करके हमारे बारे में क्या सोचता है। अगर वो हमसे प्रभावित होता है तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप में से हर व्यक्ति ऐसा बन सकता है। दूसरा कि एक बाहरी छवि ही नहीं, हमारी आंतरिक छवि। और आंतरिक छवि क्या है? सोच। और सोच क्या है? हम लोग एक जेल में बंद हैं। वो सोच जो हमारे समाज में पहले से चली आ रही है, एक सोच, हम उसी पर चलते आ रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल के आ रहे हैं। हमको सोचना है कि आज हम जिस स्तर पर हैं उस स्तर से कहीं ऊपर उठें। क्या कभी हमने सोचा है कि आज अगर हम इस लेवल पर हैं तो हम कल उस लेवल पर क्यों नहीं जाएं? अगर आप ये सोचेंगे ही नहीं कि आज हम इस लेवल पर हैं, इससे हम ऊपर जाएं, तो जिंदगी में हम कभी ऊपर नहीं जा पाएंगे। ये हमको सोचना है कि आज हम जिस जगह हैं, जिस जगह हैं समाज में, हम उससे ऊपर उठें। और यह सब कुछ निर्भर करता है हमारी सोच पर। सोच को अपनी को जोड़ना है विधि के अध्ययन से। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि विधि का अध्ययन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इन चीज़ों को गंभीरता से ली, ये ऐसा ही विषय नहीं है। और अगर इस महाविद्यालय के कुछ छात्र भी अगर समाज में इस प्रकार का योगदान करें, तो इससे इस विधि महाविद्यालय का सर और ऊंचा होगा। क्योंकि यह महाविद्यालय सिर्फ एक व्यक्ति के कठिन परिश्रम से खड़ा नहीं होता है। इसमें सभी के योगदान की आवश्यकता है। इसमें सभी शिक्षक की आवश्यकता है, गैर शिक्षण कर्मचारियों के गैर शिक्षण कर्मचारियों की भूमिका है। और सबसे बड़ी अगर भूमिका है तो यहाँ के विद्यार्थी की। अगर, क्योंकि एक शब्द है संस्थाओं के बारे में कि वह हमारा अल्मा मैटर है। अंग्रेजी में यह शब्द है कि वह हमारा अल्मा मैटर है। अल्मा मैटर का अर्थ क्या होता है? यह एक लैटिन शब्द है। यह संस्था हमारी माँ है। और जिस तरह से माँ अपने बच्चे को पोषित करती है, उसी तरह एक संस्था भी अपने विद्यार्थियों को पोषित करता है।
जिस तरह से माँ सोचती है कि हमारा बच्चा बड़ा हो, बड़ा नाम करे, हमारे परिवार की समस्याओं का समाधान करे, उसी तरह संस्था भी चाहती है कि जिन बच्चों को, जिन विद्यार्थियों को हमने पोषित किया है वह आगे बढ़े, देश में नाम करे, समाज में नाम करे, इस गांव में नाम करे, और इस तरह से यह योगदान होगा तो इस विधि महाविद्यालय का नाम भी आज कहीं शीर्ष से उठ करके आएगा। सबसे पता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको यहाँ देना चाहूँगा। आप सभी विधि के विद्यार्थी हैं, आप समझते हैं 3 तरह के न्यायालय होते हैं। ये जैसे एक बनारस में निम्न न्यायालय, ठीक है, इससे ऊपर उच्च न्यायालय है इलाहाबाद में, और उसके ऊपर कौन सा न्यायालय है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तीनों न्यायालय तो हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है, और निम्न न्यायालय का नाम क्या उस लेवल का होता है जो सुप्रीम कोर्ट का है? नहीं, लेकिन इसका मतलब 3 न्यायालयों को श्रेणी में रखिए तो नीचे न्यायालय को जुडिशियरी में, न्यायपालिका में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रही है, वह विधि का निर्माण किस प्रकार कर रही है, और इसके साथ ही साथ जो उच्च न्यायालय हैं वह भी निर्णय देते हैं। तो निम्न न्यायालयों की भूमिका क्या है? निम्न न्यायालय की भूमिका क्या है? सिर्फ बेल दिलाना, थोड़ी सी सजा दे देना और इस प्रकार समस्या का समाधान कर देना? नहीं, निम्न न्यायालयों को यह समझने की जैसे जरूरत पड़ती है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, उसी तरह विधि का विद्यार्थी भी कुछ कर सकता है। मैं ये प्रसंग छेड़ रहा हूँ वह इसलिए कि मैं 3 वर्ष यहाँ से के बाद मैं भोपाल में रहा, नेशनल जुडिशियल एकेडमी में, वहाँ 3 साल कार्य करने का अनुभव मिला, और वहाँ जाकर के मुझे पता चला कि वहाँ भोपाल में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी, नाम सुना? उस भोपाल गैस त्रासदी का मुकदमा कहाँ चला? भोपाल के निम्न न्यायालय में, क्योंकि वही का था, क्षेत्राधिकार वहाँ के न्यायालय को होगा। निम्न न्यायालय में वो केस चला और उस केस में बहस करेंगे, लेकिन वो आए, बहस किए, और उसमें एक निम्न न्यायालय का एक न्यायमूर्ति जो थे श्री देव ने वह निर्णय दिया, और उस जब निर्णय भोपाल गैस ट्रेजेडी पर हुआ उसके बाद वह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट तक कहा कि ये निम्न न्यायालय का निर्णय जो है यह अपने आप में बहुत सही। और इतना ही नहीं, जब भोपाल गैस त्रासदी का वह निर्णय प्रकाशित हुआ, दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों में उसके केस को पढ़ा गया, तो एक बड़े विद्वान, आपने नाम सुना होगा इंग्लैंड में लॉर्ड डेनिंग का, बहुत बड़े न्यायमूर्ति डेनिंग ने कहा है, इतनी बड़ी बात, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नेशनल जुडिशियल एकेडमी में जहां मैंने 3 साल काम किया है, वहां सभी दीवारों पर सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के चित्र लगे हुए हैं, उसी में एक बड़ा चित्र जस्टिस देव का लगा हुआ है, जिन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी का निर्णय दिया। अब देखिए छोटी सी बात, एक निम्न न्यायालय का जज, उसका फोटो इस नेशनल जुडिशियल एकेडमी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ अलग कमरे में बड़ा सा लगाया गया है, लोग उसको याद कर रहे हैं। एक निम्न न्यायालय का न्यायाधीश भी इस तरह का निर्णय दे सकता है। उसने सोचा कि ये हमारा दायित्व है, भोपाल में जो इतनी बड़ी घटना घटी है इसमें हमको न्याय दिलाना। जब आप विधि के विद्यार्थी होकर के जब आप बाहर निकलेंगे, तमाम प्रकार की चुनौतियां आपके सामने, तो आयाम मैं बतला रहा हूं आप सभी के लिए। एक तो वकील हम बन सकते हैं, और वकील बनना सबसे बड़ा काम। वकील अगर हम बनते हैं तो अगर हम अच्छे से मेहनत करते हैं तो बहुत धन कमा सकते हैं और बहुत नाम कमा सकते हैं। ऐसे ऐसे वकील हुए हैं इस देश में जिनका नाम आज भी बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। और स्काई इज द लिमिट, कहीं भी हम पहुंच सकते हैं, लेकिन वह वैसी सोच होनी चाहिए, वैसी मेहनत होनी चाहिए। हम न्यायाधीश बन सकते हैं, उसके लिए विधि के प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के, और उसमें अगर हम उत्तीर्ण होते हैं तो हमें न्यायाधीश बन करके समाज की सेवा करने का मौका मिल सकता है, हम निर्णय कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आज के इस भौतिकवादी समाज में लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं
कि पैसा हमको रातों रात मिल जाए। और पैसा सबसे ज़्यादा वकीलों को कहाँ मिल रहा है? कॉरपोरेट जो कंपनी है वहाँ पर लॉ ऑफिसर की। अगर आपके पास लॉ की सिर्फ डिग्री है, लॉ की डिग्री ही होना जरूरी नहीं है, लॉ की जानकारी अगर हम में बहुत अच्छी है तो कंपनी वाले आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू 50 आदमी का इंटरव्यू लेकर के 2 या 3 आदमी को चुनते हैं उसमें से। आखिर उन 50 आदमियों के पास सबके पास लॉ की डिग्री है, लेकिन ये 2 या 3 आदमी ही क्यों चुना जाता है? क्योंकि उसके पास विधि का एक अच्छा ज्ञान है, उसने विधि की पढ़ाई अच्छी से की है, उसकी उस विषय पर पकड़ अच्छी है। और आज एक लॉ ऑफिसर को 1-1, 2-2 लाख एक महीने की सैलरी कंपनी पे मिल रही है। 60,000, 80,000 से शुरू हो रहा है, 1-1, 2-2 लाख की सैलरी मिल रही है। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड की है इसकी। इसके साथ ही साथ जो जितने मंत्रालय हैं, चाहे वो भारत सरकार के मंत्रालय हों, उन मंत्रालयों में भी लॉ ऑफिसर्स के पोजीशंस होते हैं और उनके लिए भी लॉ ऑफिसर्स के लिए लॉ की डिग्री होनी जरूरी है। और उस लॉ की डिग्री के साथ आप उसमें भी आप अलग बढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, अब तो और आगे चीज बढ़ गई। आपने शायद पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन। और आर्बिट्रेशन होता है, बहुत सारे जो अधिवक्ता हैं वो वकालत छोड़ करके इस आर्बिट्रेशन में आ गए हैं और काफी पैसा है आर्बिट्रेशन। एक नई चीज उसके ऊपर उभर करके आई है। दूसरी चीज कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है मीडिएटर की, कि 2 व्यक्तियों में अगर कोई मध्यस्थता कोर्ट के अंतर्गत, और इसको भी न्यायपालिका ने मान्यता दी है और उनकी भी एक विशेष ट्रेनिंग होती है जो अधिवक्ता उस ट्रेनिंग को कर लेते हैं और वह भी इसकी ट्रेनिंग को बहुत अच्छी तरह करते हैं। अपने यहाँ बनारस में भी जो हमारे न्यायालय हैं वहाँ भी इस प्रकार के मध्यस्थता की व्यवस्था है। इसके साथ ही साथ एक तो अंत में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि विधि के विद्यार्थियों के लिए 2 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। आप अच्छा बोल सकते हैं और अच्छा लिख सकते हैं। अगर ये 2 चीज आप में है, दुनिया में कोई व्यक्ति आपको नहीं रख सकता है। जीवन में आप कहीं न कहीं ऊपर अवश्य पहुंच जाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी हुई इस मंच ने हमारे विद्यार्थियों को मौका दिया। 4 विद्यार्थी आए और उन्होंने अपने विचारों का उद्बोधन किया। कुछ ने बिल्कुल ऐसे ही किया, कुछ ने पढ़ कर किया, कुछ कहीं भूल गए, कागज से देखा लिया। लेकिन ये चीज कम महत्वपूर्ण नहीं है। मंच पर खड़े होकर अपने शिक्षकों के सामने खड़ा होकर बोलना, अपने मित्रों के सामने खड़े होकर के बोलना, 2 मिनट के लिए बोलना या 10 मिनट के लिए बोलना, यह बहुत बड़ी बात है। यह मौका विधि महाविद्यालय आपको दे रहा है। ये 5 मिनट 10 मिनट का मौका आज जो आपको मिल रहा है, आगे आप नहीं समझ रहे हैं इसका फायदा कितना होगा। अगर आप इसकी आप हैबिट बनाएंगे और अच्छा बोलेंगे और अच्छा लिख सकते हैं तो आप बहुत सारे अधिवक्ताओं को मैं जानता हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट में भी है हमारे विद्यार्थी जो बहुत अच्छे अधिवक्ता नहीं बन पाए, लेकिन वो बहुत बढ़िया ड्राफ्ट तैयार करते हैं और वो ड्राफ्टिंग में इतने माहिर हैं कि बहुत सारे वकील उनके पास जाते हैं कि वो वकील बोलते तो बहुत अच्छा है लेकिन ड्राफ्टिंग नहीं कर पाते, और वो ड्राफ्टिंग के लिए दूसरे वकील के पास जाते हैं कि भैया इसका तुम ड्राफ्ट तैयार कर दो, और वो ड्राफ्ट तैयार करने का पैसा लेता है और वो बहुत अच्छा ड्राफ्ट तैयार करता है। क्योंकि ड्राफ्ट लिखना भी आसान काम नहीं है। अगर हमारे परिवार में हमारे माता पिता को वसीयत लिखनी है, वसीयत लिखने के लिए क्या वकील के पास जाएंगे? अगर उस परिवार में ही एक लड़का जो विधि का अध्ययन कर चुका है, वो क्यों नहीं वह विल बना सकता है? अगर पार्टीशन करना है तो डीड ऑफ पार्टीशन क्यों नहीं तैयार कर सकता है? इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कलाएं हैं, बहुत सारी विधाएं हैं विधि के क्षेत्र में, उनको जानने और पहचानने की आवश्यकता है। तय आपको करना है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। और मैं समझता हूं कि यह 18वीं वर्षगांठ जो है राजनारायण विधि महाविद्यालय की, इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर आप अपने इस 3 वर्ष के जीवन काल में अपने आप को विधि के साथ ऐसी पहचान बना पाए कि लोग जाने कि यह राजनारायण विधि महाविद्यालय का यह विधि विद्यार्थी है जिसने समाज को इतना योगदान दिया। अगर हमारी बात आप में से किसी एक को भी दिल में बैठ गई तो शायद मुझे लगेगा कि मेरा आज यहाँ आना सफल हुआ।